जय हिंद दोस्तों। अग्निवीर बवाल आप लोग देख रहे हैं। लगातार जिस दिन से 14 जून को ये स्कीम आई और 14 जून को स्कीम आने के बाद एकदम से ऐसा बवाल मचा। सबसे पहले बिहार से शुरू हुआ और आज के दिन अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान में काफी सारे राज्यों से, यहाँ तक कि हरियाणा जैसे स्टेट से भी एकदम से ऐसी आग सी दिखाई दे रही है कि ट्रेनें जलती हुई बवाल। और लगातार अब सवाल ये है कि ये जो बवाल चल रहा है इसके पीछे मामला क्या है। इसके पीछे अलग अलग डायमेंशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी डायमेंशन कहाँ किस लेवल पर काम कर रही है और उसके पीछे का रीजन, पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है। हर डायमेंशन को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऐप स्टडी टेबल जो है उसे डाउनलोड कीजिए। बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिलेगा। और साथ में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। एनसीईआरटी का बैच स्टार्ट हो रहा है, 500 रुपये पर मंथ उसकी फीस है। और यूपीएससी, पीएससी और यहाँ तक कि एनसीईआरटी के बेसिक्स के दम पे आप सीयूईटी से लेकर बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। तो जल्दी से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़िए और जितना जल्दी हो सके तैयारी शुरू की जाए। अब दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक क्या है इस समय पर। अग्निवीर जो परीक्षा है वो, अब ये जो अग्निपथ जो स्कीम निकाली इसमें अब अग्निवीर की जो भर्ती होगी, मैं उसकी फैक्चुअल डिटेल्स के ऊपर नहीं जा रहा कि 30,000 पे सैलरी मिलेगी, 40,000 पे हो जाएगी, सालाना पैकेज इतना है, ये सब वो सब। मीडिया में ये इतना फैला हुआ है कि आप जो जैसा चाहे 2 मिनट में अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। मेरा काम फैक्ट्स बताना नहीं, मैं फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा। इस वीडियो का बेसिक जो पर्पस है वो है कि इस डायमेंशन को डिस्कस करना कि असलियत में किस वजह से ये बवाल है, इसके पीछे अलग अलग प्रकरण क्या है। क्योंकि हर कोई तोते की तरह बोलना शुरू कर चुका है कि ये विपक्ष की चाल है, कई विदेशी चाल का भी, विदेशी साजिश का भी अंदाजा लगा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई मोदी सरकार की विफलता बता रहा है, कोई स्टूडेंट्स की बेवकूफी बता रहा है, हर चीज। असलियत में अगर आप इस पूरे टॉपिक को समझते हैं तो अब यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल एंगल है ये भी गलत बात है। इसमें स्टूडेंट एंगल है ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन सिर्फ स्टूडेंट एंगल है ये भी बिल्कुल सही नहीं है। स्टूडेंट कुछ कह रहा है वो 100% सही नहीं है, लेकिन 100% गलत भी नहीं है। इसे समझिए। देखो क्या होता है, सत्य जो होता है वो दो एक्सट्रीम्स के बीच में होता है। हम इंटरनेट की इस दुनिया से जो गुजर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को इसमें अभी जीना आया नहीं है। अभी लगभग 10 साल हमारे को जियो शायद अभी 2015 में आया था। तो 2015 में जियो फ्री ऑफ कॉस्ट जब से आना शुरू हुआ है, इंटरनेट की असली एज मैं अपने देश के लिए तब से मानता हूं क्योंकि इंटरनेट हमारे देश के लिए बहुत सस्ता हो गया। और बहुत सस्ता होने की वजह से हर फोन के अंदर इंटरनेट, यानी इंसान की जेब में इंटरनेट है। इंफॉर्मेशन सही है या गलत उसके ऊपर डिबेट बाद में होती है, पहले वो इंफॉर्मेशन मिलती है और सोच समझने से पहले रिएक्शन आ जाता है। और यही एक कारण है कि हमें डायमेंशंस पता नहीं लगती किसी भी चीज की। और विदाउट एनी डायमेंशन अगर हम देखें कि हमें अगर किसी चीज की डायमेंशन पता नहीं लगती तो डायमेंशन के को जाने बगैर हम उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और जैसे वो रिएक्शन आता है वो बहुत खतरनाक होता है। हम इस बवाल को, ये सिर्फ ये जो बवाल है ये इधर नहीं देखते, हम दूसरे फॉर्म में भी देखते हैं। स्टूडेंट जो है उसकी बात को भी समझेंगे, पॉलिटिकल एंगल को भी समझेंगे, लेकिन इकोनॉमी इससे भी समझेंगे क्योंकि आप इकोनॉमी को यहाँ पर छोड़ नहीं सकते या फिर उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और इकोनॉमी के बाद जो हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, हमें जो आर्म्ड फोर्सेस हैं
उन आर्म्ड फोर्सेस की जो हमें शक्ति चाहिए, जो उसको स्ट्रेंथन करना है, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। ये सब चीजें सोचेंगे तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे को एक जो है जियो पॉलिटिक्स को भी थोड़ा सा एंगल देख लेना पड़ेगा कि असलियत में क्या ये चीजें जियो पॉलिटिक्स से भी कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं। ये चीजें क्या हमारी सोशल डिवाइड जो है उससे भी जुड़ रही है। देखो, अगर हम इन सभी एंगल्स को प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि किस मामले में हम सब चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर कर पाएंगे और जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझने का मौका मिलेगा। फैक्ट्स जो है वो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन फैक्ट्स को, उन बहुत सारे इंफॉर्मेशन से आप कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जिसे आप देखेंगे। हमारा सबसे पहला मामला है कि असलियत में अग्निपथ स्कीम क्या है। अग्निपथ स्कीम का असलियत में डिक्लेयर्ड और हिडन पार्ट जो है वो क्या है। डिक्लेयर्ड पार्ट असलियत में आर्म्ड फोर्सेस को हमने मजबूत बनाना है, उसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस रिफॉर्म्स की बात है, यानी सैन्य सुधारों की बात की जा रही है। अब जैसे ही हम सैन्य सुधारों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्यों, क्योंकि एक तरफ हमारा बहुत बढ़िया वाला दुश्मन पाकिस्तान है और दूसरा हमारा एक सबसे कंजर कमीना दुश्मन चाइना यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ दोनों को अगर आप देखें तो दोनों के दोनों इस समय पर हमारे देश के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। चढ़ के इन द सेंस कि बहुत ही तेजी के साथ हमारे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो हम एक तरीके से साइडलाइन कर चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो चाइना, इस समय चाइना हमारा सबसे बड़ा सबसे मजबूत दुश्मन है जो हमसे हर मामले में ताकतवर है। अगर आप देखें तो आर्मी के पैसे के मतलब दुनिया इकोनॉमी के मामले में हमसे कम से कम 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। उसके बाद अगर रिजर्व्स के मामले में देखें तो हमसे 8 गुना रिजर्व्स ज्यादा है। डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, हर चीज के मामले में पैसा कहीं ज्यादा है, रिसोर्सेज कहीं ज्यादा है, जियो पॉलिटिकली डोमिनेंस कहीं ज्यादा है। हर मामले में चाइना हमसे आगे है और यहाँ तक कि बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इक्विपमेंट से लेकर बहुत सारे मामलों में चाइना हमसे कहीं ज्यादा डोमिनेटिंग सिचुएशन में है। वही अगर हम देखें कि भाई हम मानते हैं वीरता हमारे लोगों में ज्यादा है, हमारे यहाँ सर कटाते हुए देर नहीं लगाएंगे, फौज लोगों की बहुत ज्यादा खड़ी होते हुए देर नहीं लगाएगी, लेकिन इससे भी हम मना नहीं कर सकते कि जब कॉफिन्स, जब वो मतलब ताबूत हमारे वीर सैनिक की डेड बॉडी लेके आ रहा होता है, जो शव लेके आ रहा होता है, उसको देख के कलेजा भी फटता है। वीरता को देख के अगर हम बलि चढ़ा रहे हैं तो वो भी तो इसयानापन नहीं है। भाई मेरे को अगर एक काम मैं अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और अपने 100 सैनिकों की जान बचा पा रहा हूं, हमारा देश अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 100 सैनिकों की जान बचा पा रहा है, तो मेरी प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 100 सैनिकों की जान बचाना है। आप इसे समझिए, हमारा देश इस समय पर जिस सिचुएशन से गुजर रहा है या दुनिया जिस जगह पर जा रही है उसे आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। जैसे हम 2020 की बात करते हैं, आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हुई थी और आर्मेनिया अजेरी फोर्सेस जो हैं, इन आर्मेनियन अजेरी फोर्सेस के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस टेक्नोलॉजी का था। आर्मेनिया को अगर आप देखते हैं तो आर्मेनिया एक समय पर ऐसा था कि 1996 के अंदर आर्मेनिया ने अजरबैजान को इतनी बुरी तरह हराया था कि 30 लाख की सेना वाले देश ने 1 करोड़ के करीब के देशवासियों को, अजरबैजान लगभग 1 करोड़ की आसपास की पॉपुलेशन वाला देश है, 1 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश को धूल चटा दी थी। अपने से लगभग 3 गुना बड़े देश को लैंड लॉक्ड कंट्री में अजरबैजान की हालत खराब हो गई थी। नागोर्नो काराबाग के ऊपर आर्मेनिया का कब्जा हो गया था। वहां उन्होंने वीरता दिखाई, वहां उन्होंने वीरता दिखाई, लेकिन हमें इस चीज से भी
इसको भी नहीं भूलना चाहिए कि वही वीरता कम तो नहीं हो गई होगी। इस बार क्या हुआ, इस बार अजरबैजान के पास टेक्नोलॉजी थी। इस टेक्नोलॉजी को अगर आप सबसे ज्यादा देखें तो ड्रोन्स इसके पास सबसे ज्यादा थे, और अगर ड्रोन सबसे ज्यादा थे तो यकीन मानिए 10 दिन के अंदर अंदर धुआं उठा दिया था आर्मेनिया का, और इतना बुरा हाल किया था कि कुछ कहने की हद नहीं। आर्मेनिया घुटनों के बल आ गया, उसे समझ में नहीं आया क्या करे। 96 में वीरता के दम पे उन्होंने जो जीता था, टेक्नोलॉजी के सामने घुटने टेक के उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। तो ये जो सबसे पहला पार्ट है, इसे अब आप रशिया की फॉर्म में देख लीजिए। 24 फरवरी को जब लड़ाई शुरू हुई तो दुनिया के लगभग लगभग सभी देश कह रहे थे, सभी देश, कि सेना जो है रशिया की ताकतवर है, इतने टैंक हैं, इतने एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, नौसेना है, उसको यूक्रेन को जो है धूल चटा दी जाएगी, 6 दिन नहीं टिक पाएगा, और वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप इस समय पर रशिया को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ रशिया जो है वो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या सेना की थी, लगभग 4 गुना बड़ा देश जनसंख्या के मामले में है, जीडीपी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में रशिया इन सभी मामलों में यूक्रेन से सबसे ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर आप इस वॉरफेयर को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इस वॉर के अंदर रशिया के लगभग लगभग 15,000 सोल्जर्स मारे गए हैं। अब मैं आपसे एक ऐसी यही बात पूछना चाहता हूं कि रशिया के अगर 15,000 सोल्जर्स मारे गए हैं उस बैटल ग्राउंड में, देखो शहीद होना अच्छी बात है, लेकिन मरने के बाद, शहीद होने के बाद अपने देश पे एक दबाव डलवाना खतरनाक बात है। इस समय रशिया में प्रेशर है कि 15,000 ताबूत कहां रखेगा। 15,000 लेडीज विधवाएं हो गई हैं, और हर आदमी, हर सोल्जर में से आधों के भी बच्चे हैं, तो वो लगभग लगभग 7 से 10,000, 15,000 बच्चे अनाथ हो गए हैं, बिना बाप के हो गए हैं। आप एक जिम्मेदार इंसान की तरह सोचें तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी सरकार इस समय पर क्या सोच रही है। उन्हें चिंता है, उन्हें पता है, हमें भी पता है, और उन्हें तो हमसे कहीं लाख गुना ज्यादा पता है कि इस समय पर दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है, या यूं कहें ऐसे जगह, ऐसी तरफ बढ़ रही है जहां पर वर्ल्ड वॉर होना तय है, युद्ध होना तय है। और यहाँ तक कि बहुत से बड़े लोग जो हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे जो हैं, वो तो कह चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है, अब इसे रोक पाना बड़ा मुश्किल है। एक के बाद एक इसका डोमिनो इफेक्ट अब दिखाई देना शुरू होगा। आप खुद सोच कर देखिए, डोमिनो इफेक्ट दिखाई देना शुरू होगा। वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है, या चलो नहीं हुई है, लेकिन रिपरकेशन की फॉर्म में चाइना जिस तरीके से ताइवान पे हमला कर रहा है, एग्रेसिव है, और जिस तरीके की हालात बन रही हैं, हमारा भी चाइना और पाकिस्तान से युद्ध होना तय है। अब ऐसी सिचुएशन में आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हम केवल जोश के अंदर आने वाले हमारे लड़कों को, हम अपने जोशीले लड़कों को बलि चढ़ा दें, या एक बहुत समझदार पिता की तरह बलि चढ़ाने की जगह अपने देश में, अपने देश को टेक्नोलॉजी दें और उसको कहें बेटा देख, मार के तो आना है, मर के नहीं आना है। और मर के नहीं आना है, बच के आना है, जीतेंगे तभी जब मार के आएंगे। क्योंकि बैटल ग्राउंड के अंदर बचना और सामने वाले को मारना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाके गोली खा के मर जाना बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। जीतना सब चीज है, मरना तो बेवकूफी है। देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहना ठीक है, लेकिन केवल जान दे जाना बेवकूफी है। सामने वाले को, देश को जीत दिलाना है ना, सामने वाले को हराकर। तो आज के दिन जो हमारे दुश्मन देश हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा ट्रांसफर हो रहे हैं, चाइना। अब ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, आपको कहीं ना कहीं रिफॉर्म की जरूरत है और टैक्टिकल वॉरफेयर की जरूरत
अब टैक्टिकल वॉरफेयर की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, नए नए वेपन्स की ज़रूरत है, नए नई लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारी आर्मी का 70% से 75% हिस्सा अगर पेंशन और दूसरी सिर्फ और सिर्फ सैलरीज में चला जाता है, उनके कपड़े बर्तन जूते ट्रंक वगैरह खरीदने में चला जाता है, तो हमारी आर्मी में रिफॉर्म्स कैसे होंगे, सरकार का ये कहना है। हम आगे भी आएंगे, सभी डायमेंशंस कवर करेंगे। अब सरकार अपनी जगह पर यहां ठीक लग रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सरकार का केवल ये एक एस्पेक्ट था। मोदी जी देखो व्यापारी हैं, व्यापारी इन द सेंस मेरा ऐसा मानना है कि जिस जगह से वो आते हैं वो गुजरात, गुजरात के अंदर मैं ऑल ओवर इंडिया घूमता हूँ, एट प्रेजेंट भी मैं कर्नाटक के अंदर हूँ। तो अब मैं नॉर्मली गुजरात भी गया हुआ हूँ, लगभग हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स में घूम चुका हूँ, एक्सेप्ट अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जैसे नागालैंड। एक नागालैंड के अंदर नहीं जा पाया, बाकी मैं, और एक सिक्किम के अंदर सॉरी नहीं जा पाया। बाकी हिंदुस्तान के लगभग सभी स्टेट्स के अंदर मैं घूम चुका हूँ। मैंने गुजराती लड़के के अंदर एक खास बात ये देखी कि गुजरात के अंदर बिजनेस का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। बिजनेस का जो ट्रेंड है उसका बेनिफिट ये होता है कि वो आदमी सरकार के ऊपर डिपेंडेंट सिर्फ सिक्योरिटी और फैसिलिटीज के लिए होता है, वहाँ फूड सिक्योरिटी से लेकर बहुत सी दूसरी चीज़ों के लिए नहीं होता डिपेंडेंट। सरकारी नौकरी के लिए या रिजर्वेशन के लिए बवाल था, वो पॉलिटिकल ज़्यादा था, बाकी रियलिटी इतनी कुछ खास थी नहीं। और रिफॉर्म की अगर आप बात करें तो असलियत में इकोनॉमी की तरफ और सेल्फ एफर्ट की तरफ वहाँ लोगों का ज़्यादा रुझान रहता है। यही आप देखें, यही कारण आप देखेंगे कि जैसे हमारे यूपीएससी के बैच अगर बनते हैं तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखेंगे तो हिंदी मीडियम बेल्ट के अंदर यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ यूपीएससी और पीसीएस की एक इंस्टीट्यूट के पास 12-12 हज़ार बच्चा है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सैकड़ों करोड़ की कंपनियां बने हुए हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो गुजरात में बहुत ज़्यादा यूपीएससी का क्रेज नहीं है, आपको 100 स्टूडेंट जुटाने भारी हो जाते हैं। एक इंस्टीट्यूट को 100, 150, 200 स्टूडेंट जुटाने भारी हो जाते हैं, 20,000 बच्चा तो भूल जाइए। अब भले ही आप कुछ भी कहें, उसके पीछे रीजन, यहाँ तक कि मेरा एक दोस्त है, वो बता रहा था, वो बैंकिंग और एसएससी की एक मैथ्स की क्लासेस लेता है, वो बता रहा था कि उसको एक बार गुजरात जाना पड़ गया, रिनॉन्ड एसएससी इंस्टीट्यूट की तरफ से। गुजरात के अंदर स्टूडेंट्स का क्रेज देख के वो हैरान, लोग स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली हिंदुस्तान के लोग बड़ी पोस्ट की तरफ ज़्यादा भागते हैं, यानी पीओ की तरफ ज़्यादा भागते हैं। गुजरात के अंदर अगर उसने देखा कि यार गुजरात में स्टूडेंट जो है वो पीओ की तरफ नहीं भाग रहा, वो असलियत में स्टूडेंट जो है वो क्लरिकल जॉब की तरफ भाग रहा है कि अगर बैंक में मिलेगी तो क्लरिकल जॉब। उसने कहा यार क्लरिकल जॉब क्यों, मेरे दोस्त ने पूछा स्टूडेंट से, कहता सर सीधी सी बात है, बच्चे का जवाब कि सर सीधी सी बात है, क्लरिकल जॉब इसलिए ताकि हम 4-5 बजे बैंक के अंदर फ्री हो जाएं और उसके बाद अपना धंधा देखें। पीओ के साथ प्रॉब्लम ये है, वो 8-9 बजे तक लगा रहता, धंधा नहीं कर पाता। ये जो ट्रेंड है किसी भी कम्युनिटी का, वो वहां से वहां पर जो भी इंसान होगा वो वैसा ही सोचेगा। मोदी जी उस कम्युनिटी से आए हैं तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है बिजनेस माइंडेड लोग ज्यादा हैं। तभी आप देखें मोदी जी ने आते ही सबसे पहले स्किल इंडिया और उसके बाद स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम्स शुरू करी। और जहां तक मुझे पता है स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये आई कि स्टूडेंट जो है, बहुत सारे लोन बांटे गए, 25-25 लाख रुपए तक के लोन बांटे गए, लेकिन लोगों ने लोन लिए नहीं। लोन बांटे गए, लोगों ने लोन लिए नहीं, और लोन जिन्होंने लिए वो बहुत से वो फ्रॉडी लोग थे जो पहले ही अलग अलग तरीके से लोन लेकर अपना काम चला रहे थे। प्रॉब्लम उसके पीछे ये थी कि असलियत में माइंडसेट, स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है। स्टूडेंट का माइंडसेट अगर आप देखें तो नॉर्मली इंडिया से निकलने वाला स्टूडेंट या इंडिया का जो अमूमन जो भी स्टूडेंट है वो असलियत में गवर्नमेंट जॉब सबसे पहले चाहता है। अब ये गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहता है, अगर आप सोचें तो असलियत में आम लड़का जो गवर्नमेंट जॉब जो चाहेगा, और खासकर
ग्रामीण परिवेश का जो लड़का है वो गवर्नमेंट जॉब चाहेगा। क्यों? और खासकर उसमें यूपी, बिहार और झारखंड या एक ऐसे इलाके जैसे यूपी देखेंगे, बिहार देखेंगे, झारखंड देखेंगे, छत्तीसगढ़ देखेंगे, इवन मध्य प्रदेश देखेंगे, राजस्थान देखेंगे, तो यहाँ पर या फिर तेलंगाना के अंदर भी ऐसी खबरें आ रही हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें जो स्टूडेंट है असलियत में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो विलेजेस यानी ग्रामीण परिवेश का स्टूडेंट है। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी इस समय पर एक डिजिटल डिवाइड जब हम पढ़ते थे वो अभी भी शुरू हो चुका है, और वो अभी भी है और इस लेवल पर है कि जो हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शहरों तक ही सीमित रह गया, और शहरों में भी कुछ गांवों तक ही सिमट के रह गया। वो मतलब कुछ शहरों में भी कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गया, गांव तक तो भूल ही जाइए। जैसे अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो दिल्ली का जो एरिया है, दिल्ली के 200-300 किलोमीटर की बेल्ट, यहां आपको डेवलपमेंट मिलेगा। 300 किलोमीटर जैसे ही क्रॉस कर जाएंगे वहां आपको डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। पंजाब की डेवलपमेंट जो है वो दिल्ली की वजह से कम, और फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो इनके रिश्तेदार वगैरह है उनकी वजह से ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आप नोएडा या एक बार दिल्ली से 200 किलोमीटर बेल्ट मेरठ मेरठ क्रॉस कर जाइए तो आपको यूपी के अंदर पिछड़ापन मिलेगा। उसके बाद शहर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड फॉर्म में मिलेंगे, और बिहार पटना तक आपको शहर बहुत बड़े नहीं मिलेंगे। और उसके बाद दिल्ली जितना बड़ा शहर कलकत्ता मिलेगा, और उसके अंदर भी ज्यादा बड़े शहर आपको कलकत्ता तक बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, लगभग 1700 किलोमीटर की स्ट्रेच में। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा इलाका ऐसा इलाका है जहां पर या तो आपके पास रोजगार के नाम पर कृषि यानी एग्रीकल्चर है, और उस एग्रीकल्चर के अंदर भी जमीन जो है वो कुछ ही लोगों तक सिमटी हुई है, वो जमीन ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंची, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किसी के पास है तो 250-300 एकड़ है, और नहीं है तो भूमिहीन मजदूर है, लैंडलेस लेबरर। अब ऐसी सिचुएशन में आप गवर्नमेंट जॉब की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सॉरी, गवर्नमेंट जॉब के अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। और क्योंकि हिंदुस्तान अंग्रेजों के उसमें रहा, एक राज में रहा, तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ इस पर्टिकुलर ग्रुप, क्योंकि बंगाल में सबसे पहले आए, और बिहार, झारखंड, उड़ीसा उस टाइम पर बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स ने और खासकर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आकर हिंदुस्तान के इस इलाके के बिजनेसमैन को सबसे पहले खत्म किया, और एक चाल के थ्रू बिजनेसमैन को ये कहा कि आप जमींदारी खरीद लो, हम आपको 5000 एकड़ 10,000 एकड़ की जमींदारी दे देते हैं, वो जमींदारी हमसे खरीद लो, उसके टैक्स वसूलने के हम आपसे एक बार आप टैक्स वसूलने के राइट्स ले लो, उसके बाद जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 3 गुना 4 गुना आपको जमीन से मिल जाएगा। एक तरफ भाई बिजनेसमैन को वहां लालच आया, और दबाव दे दे के कहा गया, दबाव डाल के कहा गया कि आप जाइए और इन्वेस्ट कीजिए। जब वो इन्वेस्ट करने वहां पहुंचे तो ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद 80% बिजनेसमैन जो भी थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। जितने बिजनेसमैन ने जमींदारियां खरीदी थी वो सारे बिजनेसमैन खत्म हो गए। रही सही कसर ब्रिटिशर्स ने अपनी जो जिसे कहते हैं कि एक तरीके से बायस्ड पॉलिसीज चलाकर इंडिया के इन बिजनेसमैन को मार दिया। यही रीजन है यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, यहां आपको बिजनेस क्लास नहीं मिलेगा। लगातार 200 साल तक इनके बिजनेस क्लास को खत्म किया गया, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। और दूसरी तरफ यहाँ की सोसाइटी में इस तरीके का चेंज किया गया कि यहाँ ये लोग जो हैं अब या तो कृषि या फिर गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंडेंट हो गए। और गवर्नमेंट जॉब में भी अंग्रेजों ने वो जो मतलब मार्शल और नॉन मार्शल डिवाइड किए थे, यानी एक लड़ाकू कौम जिसमें जाट और दूसरी कम्युनिटीज आ जाएंगी, और दूसरी नॉन लड़ाकू जो कि लड़ने वाली नहीं है। और उन नॉन लड़ाकू के अंदर भी वो इलाके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जिन्होंने 1857 का विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की मदद करी थी,
उन कम्युनिटीज को तो कह दिया कि ये लड़ाकू हैं, और यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जहां पर 1857 का विद्रोह हुआ था, वहां से इन्होंने सैनिक भर्ती करना बंद कर दिया। अब आप सोच कर देखिए, इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज बची, और वो थी सरकारी नौकरी, जो क्लरिकल जॉब्स है। यही एक रीजन है कि वहां से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी नहीं। इंडस्ट्रीज 70 साल के अंदर हमारे देश में इस पूरी बेल्ट में डेवलप नहीं हुई। मैं पटना गया, पटना के अंदर अशोक राजपथ रोड के ऊपर घूमते हुए मैं यमुना गंगा जी के पास वहां किनारे बैठा हुआ था। भाई अशोक राजपथ और गंगा जी जो है वो आसपास है, तो मतलब पीछे दरभंगा हाउस से होते हुए मैं चला गया। वहां जाकर गंगा जी को देखा तो पटना जो है वो पूरे तरीके से गंगा जी नदी के एक किनारे है, दूसरा किनारा बिल्कुल खाली, और गंगा नदी को क्रॉस करने के लिए सिर्फ एक पुल, गांधी सेतु। अब सुना है दूसरा पुल बन गया है, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है पटना गए हुए। हालांकि दरभंगा पुल भी सुना है बन गया, लेकिन मैं इतना ज्यादा हूं नहीं, क्योंकि बड़ा बुरा सिचुएशन लगता है जब ये दिखाई देता है कि इतना बड़ा स्टेट और नॉर्थ बिहार को जोड़ने वाला सिर्फ एक पुल, दूसरा पुल अभी बन रहा है, उसके अंदर भी न जाने कितनी ज्यादा समस्याएं हैं। और उसके बाद अगर कोई पुल है तो वो 300 किलोमीटर दूर भागलपुर पे है, जो प्रॉपर है। यानी पटना से लेकर भागलपुर तक कोई पुल ही नहीं है। इंडस्ट्रीज तो भूल जाओ, और इंडस्ट्रीज जो भी थी वो झारखंड के अंदर चली गई, बिहार और पिछड़ा रह गया। और झारखंड के अंदर भी इंडस्ट्रीज उस लेवल पर नहीं है जो कि मतलब आम आदमी को रोजगार दे सके। झारखंड के अंदर इंडस्ट्रीज असलियत में उस लेवल पर हैं जो कि मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज है, माइंस वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट करने वाली, और वो भी 40-50 हजार रोजगार दे देती है। और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इस इलाके में किसान परिवार का या भूमिहीन मजदूर का बेटा, या जिसके पास भूमि सुधार आंदोलन में थोड़ी बहुत छोटी मोटी जगह चली गई है, उसका बेटा, वो जिसको थोड़ी बहुत जमीन मिली, उसका जो बेटा है, वो असलियत में अपने फैमिली के अपमान को देखते हुए या अपने परिवार के संघर्ष को देखते हुए बड़ा हुआ है। उसके लिए, उस संघर्ष के जीवन से निकलने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो भी उसे अपॉर्चुनिटी चाहिए वो है नहीं, जो एक्सपीरियंस चाहिए वो भी नहीं है। एक्सपीरियंस चाहिए ना, वो है नहीं। और उस एक्सपीरियंस को अगर आप देखेंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा जाएंगे कि तजर्बा होगा कैसे। भाई सीधी सी बात है, आई बिलोंग्स टू अ टीचर्स फैमिली। मतलब मेरे पिताजी भी क्या नाम है, टीचिंग वगैरह करते थे। मैं, मेरी वाइफ, मेरी माता जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ छोटे बच्चों को वो भी पढ़ा लेती थी। मेरे दादाजी टीचर, मेरे ताऊ जी टीचर। अब क्या होता है ना कि अगर मेरी फैमिली के अंदर एक टीचिंग वाला ट्रेंड चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए वो प्रोफेशन अडॉप्ट करना, पढ़ना और प्रोफेशन अडॉप्ट करना आसान होगा, क्योंकि पढ़ाना भी हमें सिखाने को घर से ही मिल जाएगा। तो और उसके बाद एजुकेशन हमें घर में आसानी से मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्कूल और ट्यूशन्स पर डिपेंडेंट कभी नहीं रहना पड़ता। मेरी अगली जनरेशन के साथ भी यही है, मेरे छोटे भाई की अगली जनरेशन के साथ भी यही है कि उन्हें कहीं ट्यूशन्स वगैरह पे वो नहीं होता। घर का ट्रेडिशन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। प्रॉब्लम यहाँ इस पूरी बेल्ट के अंदर ये है, या भारत के ज़्यादातर गाँव के अंदर ये है कि वहाँ पर बिजनेस ट्रेडिशन है ही नहीं। वहां या तो आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, या मजदूरी कर रहे हैं, या कहीं पर संघर्ष कर रहे हैं। बिजनेस करने का ट्रेडिशन तो कहीं है ही नहीं। भाई जो हमारी जड़ें खोदी गई थी उनको भरने की कोशिश लगातार रही है, हो रही है, एजुकेट कर दिया है, लेकिन उसका अगला स्टेप कि खुद रोजगार देने वाले बनो, वो है ही नहीं। और यही एक कारण है कि मोदी जी जब संसद में खड़े होकर ये गिनवाते हैं कि भैया वहां रोजगार मिला, और उस बिल्डिंग के बाहर अगर कोई पकोड़ा बेच रहा है तो वो रोजगार है या नहीं है। तो कुछ जाहिल अनपढ़ गवार देश के जो लोग हैं, बहुत से कुछ लोग हैं, बहुत सौ में, जो विपक्ष में खासकर रहते हैं, और वो मोदी सरकार को या किसी भी सरकार को इसलिए पसंद या नापसंद नहीं करते कि वो
काम अच्छा कर रही है या बुरा, वो केवल इसलिए पसंद करते हैं और नापसंद करते हैं कि या तो ये हिंदू है, या ये मेरी जाति का नहीं है, या ये मेरे नेता का दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। ऐसे लोगों से पूछकर देखा जाए कि पकौड़ा रोजगार, मैं ऐसे चाय वाले को जानता हूँ, ऐसे ऐसे बहुत से, एक दो नहीं, बहुत से चाय वालों को जानता हूँ। जीटीबी मेट्रो स्टेशन के बाहर एक ठाकुर चाय वाला है, वैसे तो वो सुल्तान नाम है उसका, ठाकुर या सुल्तान लोग कंफ्यूज रहते हैं उस मामले में, लेकिन चाय वाला है। आप एक बार उस चाय के स्टॉल पे खड़े हो जाइए, आपको पता लगेगा 15 मिनट के अंदर वो कम से कम 1,000 रुपए की चाय बेच देता है, 15 मिनट में। और सुबह से लेकर शाम तक वो बहुत अच्छी कमाई करके ले जाता है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, चाय वाला। इसी तरीके से पकौड़ा रोजगार लक्ष्मी नगर के अंदर गणेश पकौड़े वाला है। आप एक बार उसके पास जाइए, आपको पता लगेगा कि वो पकौड़े बेच बेच के क्या कमा रहा है। तो जिन बेवकूफ जाहिल अनपढ़ गवारों को पकौड़ा रोजगार रोजगार नहीं लगा, वो असलियत में कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि आजकल हम एक एमबीए चाय वाला की दुकान देख रहे हैं, वो यूनिकॉर्न बन के निकला है यार। तो अब भारत में क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो ऐसे में ऐसे बेवकूफों की फौज भी भरी पड़ी है जिनको पकोड़ा बेचना रोजगार नहीं लगता। वो तो घर पे मम्मी ने जो फ्री में बना के खिला दिया केवल वही लगता है। वो लोग तो उन्हें दिखाई ही नहीं देते और वो ये कहते हैं मैंने बीटेक किस लिए की। देखिए यार, बीटेक अगर कुंजी पढ़ के पास हुआ है ना, तो तेरी औकात नहीं है बीटेक कहलाने की, ये साफ बात समझ लो। और हर वो बीटेक जो क्वांटम जैसी कुंजियां पढ़ के पास हुआ है और 5 साल उसने सिर्फ टाइम पास किया है और उसे मशीनों के नाम तक नहीं आते, मशीनों के पार्ट्स तक नहीं पता, तो वो किसी काम का है नहीं। तो और मैं ऐसे इंजीनियर देख चुका हूं जिनको कंप्यूटर की लीड्स तक जोड़ना नहीं आता। बीटेक इंजीनियर कंप्यूटर की लीड तक जोड़ना नहीं आता, लेकिन उसके पास डिग्री है। और तुम ये कहो कि क्योंकि मेरे पास अब डिग्री है तो मेरे को रोजगार अब सरकार देगी, तो बीटेक रोजगार सरकारी नौकरी के लिए नहीं किया था। बीटेक किया था आपने कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके आगे बढ़ने के लिए। यस। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसे बेवकूफ भी भारत में भरे पड़े हैं। भाई एक तो आप हमारे देश के अंदर जो है स्पिरिट की कमी है। स्पिरिट इन द सेंस कि वो एक ट्रेडिशन नहीं है कि हम लोग अपने आप को सरकारी नौकरी से आगे बढ़कर देख सकें। एक तो हमारे पास वो नहीं है, दूसरा हमारे पास कुछ ऐसे बेवकूफों की फौज इकट्ठी हो जाती है जिन्हें नेता जो है वो भड़का रहे होते हैं कि भाई तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, इस सरकार को घुटनों पे लाना है। और सरकार को हरा के हम अपने आप को विजय फील करते हैं और कहीं ना कहीं वो जो रिफॉर्म्स होते हैं हमारे देश में होने वाले, उनको रोक देते हैं। और यही कारण है सरकारी हर महकमा हमें रोजगार का साधन लगता है, सम्मान पाने का साधन लगता है और पूरी जिंदगी आराम से बिताने का साधन लगता है। क्योंकि हमने अपने माँ बाप को एक एक रुपए के लिए संघर्ष करते हुए देखा होता है। और इसीलिए आर्मी को हमारे देश में एक बड़ा रोजगार का साधन माना जाता है। और लड़के अपने जीवन को संतुष्टि से जीने के लिए सेना की भर्ती की तैयारी के लिए बहुत ताकत लगाकर तैयारी कर मेहनत कर रहे होते हैं। सुबह सुबह के टाइम लगभग मैं अपने गांव के अंदर भी देखता हूं, हर लड़का दौड़ लगा रहा होता है और ताकत के साथ दौड़ लगा रहा होता है कि भाई हमारे को तैयारी करनी है फौज में जाने की। अब ऐसी सिचुएशन में अगर सरकारी नौकरी और खासकर आर्मी भी रोजगार बन गई, तो रोजगार जो है, जो रोजगार है यानी एम्प्लॉयमेंट है, वो भारत में सेंटिमेंट्स, और खासकर एम्प्लॉयमेंट अगर गवर्नमेंट हो तो वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। और आदमी इस सेंटिमेंट से बाहर निकलना नहीं चाहता। यही कारण है कि 21 की उम्र में या 17-16 की उम्र में कई बार तो मेरे पास फोन आ रहे होते हैं, सर मेरा बच्चा 6ठी क्लास में हो गया या 7वीं क्लास में हो गया, मुझे इसकी यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू करवानी चाहिए। मैं भी कई बार फ्रस्ट्रेशन के अंदर कह देता हूं, मैंने कहा सर आप लेट हो गए हैं, आपको इसे अभिमन्यु बनाना चाहिए था। पहले दिन से इसको हमारी क्लास, जब ये पेट में था ना, तभी किसी टीचर या हमारी क्लास ज्वाइन करवा देनी चाहिए थी। उसकी भी माइंडसेट है कि भाई मेरा बेटा आईएएस अफसर बनेगा, सम्मान होगा, पैसा होगा, समझे, और पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। जो मैं संघर्ष कर रहा हूं वो संघर्ष इसे नहीं करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो भी, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि
इतनी छोटी उम्र में बच्चे को खेलने दो, पर्सनैलिटी डेवलप करने दो। अब मेरी बेटी ने पूछा, पापा आगे क्या जाके क्या करना चाहिए? मैंने कहा खेल पहले तो। भाई अभी 8th 9th क्लास में है। मैंने कहा अभी खेलो, 12वीं तक आराम से खेलो, परसेंटेज वैसे भी CUET आ चुका, परसेंटेज लाने की जरूरत नहीं है, तो पहले मेंटल और फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दो। सिर्फ इतना ध्यान दो कि आपको बेसिक बुक्स पढ़नी आती हैं और सब चीजें। लेकिन हमारे देश में सेंटिमेंट सोचकर देखिए ना, 7वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसको कह रहे बेटा सरकारी नौकरी करनी है, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आज हमारा देश ही बर्बाद होगा, क्योंकि सेंटिमेंट तो गवर्नमेंट जॉब से जुड़ गया। प्राइवेट एफर्ट कोई करेगा नहीं, प्राइवेट कंपनी कोई खोलेगा नहीं, प्राइवेट जॉब की तरफ कोई जाएगा नहीं, प्राइवेट बिजनेस अपना कोई वेंचर खड़ा करने की हिम्मत करेगा नहीं। और उसके ऊपर जब आप स्टार्टअप इंडिया के लिए लोन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास क्योंकि ट्रेडिशन नहीं है, तो वो लोन पास ना होने या लोन वापस ना कर पाने के चक्कर में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह बिक गई है या दबाव आ गया है, बैंक की तरफ से आपके ऊपर एक्शन लिया गया, तो उसने आपके आसपास के सारे माहौल को खराब कर दिया। कि जो लोग सोच भी रहे थे कि भाई देखो, अगर आपकी कम्युनिटी के अंदर एक लड़का कामयाब हो गया और उसने देखा कि उसने 25 लाख का लोन दिया, उस कोई दुकान खोली, कोई बिजनेस चलाया, कोई कुछ भी किया और उसमें उस बिजनेस में वो कामयाब हो गया, तो वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है। गांव के आसपास के 10-20 लड़के जो हैं वो भी वही काम कर रहे होते हैं या वैसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये देखा कि एक लड़का जो था उसने लोन लिया, वो लोन फंस गया, बैंक जो है उसको अब डीबार कर रहा है, अब वो पूरी जिंदगी क्या नाम है डिफॉल्टर रहेगा और सरकार उसको कोई मदद नहीं कर पा रही और उसका सारा पैसा डूब गया। अब मुझे एक बात बताओ यार, वो आसपास के 10 लड़कों के ऊपर एग्जाम्पल देगा या नहीं देगा कि उसने भी ऐसा किया था, वो भी फंस गया था, तू भी फंस सकता है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले। ये जो सेंटिमेंट है ना देश का, ये सेंटिमेंट बड़ा खतरनाक होता है। वो सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया, कि डर पैदा कर दिया, और वो जो डर था वो बहुत खतरनाक था। सारे फेल नहीं हुए, लेकिन क्योंकि हमारे देश में बिजनेस का ट्रेडिशन नहीं है, तो ज्यादातर फेल हुए, ज्यादातर। अब ऐसे में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अब प्रॉब्लम यह है कि ये एक चैलेंज है कि किसी भी जनरेशन को कहीं ना कहीं कैसे भी करके आगे बढ़ाना, किसी भी जनरेशन को एक अलग लेवल पर, एक ट्रैक जिस पे वो जनरेशन चल रही है उसका वो ट्रैक बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। उसमें स्पीड भी कम होती है, ताकत ज्यादा लगती है। यहां यही हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि देश का जो युवा है वो सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंट कम हो और अपने प्रयासों से आगे बढ़े। और दोस्तों, प्राइवेट जॉब में प्रॉब्लम नहीं है अगर आप प्राइवेट की जगह अपना एफर्ट करना शुरू करते हैं। मैं अपना अगर एग्जांपल दूं, तो मेरे से कोई ये कह भी देता है, आज से नहीं पहले दिन से अगर कोई कह देता है कि सरकारी नौकरी कर ले, तो मैंने UPSC के अलावा कोई जॉब सोची नहीं। 2-4 बार ट्राई किया, इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, जो भी कहानी रही, और उसके बाद नमस्ते। आज के दिन आप ये देखेंगे कि भैया प्राइवेट जॉब में मुझे कहीं ज्यादा मजा आता है कंपैरेटिवली किसी कॉलेज में लेक्चररशिप को ज्वाइन करते हुए। और ऐसा मैं नहीं, मेरे जैसे कितने हैं, आप YouTube पे देखेंगे भरे पड़े हैं, जिन्होंने अपना वेंचर अपने एफर्ट्स से न जाने कितना सब कुछ खड़ा करके रख दिया है यहाँ पर। इसे समझिए, ये जो पब्लिक सेंटिमेंट, मतलब ये जो पूरा माहौल है चेंज करने का जनरेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पंथ दो काज करने की कोशिश कर रही है सरकार। अब ऐसी सिचुएशन में प्लान क्या है, इकोनॉमिक प्लान क्या है? इकोनॉमिक प्लान असलियत में यहां पर यह है भाई, कि आप सोच कर देखिए, 21 साल का एक लड़का, मैं तो मानता हूं कि 17-17.5 साल का लड़का ही, अगर आप सोच कर देखिए, 17.5 साल का लड़का मेरे पास, भाई देखो सीधी सी बात है, एक बार में 4 से 5 हजार स्टूडेंट पढ़ रहा होता है अलग अलग इंस्टीट्यूट में। हम सबसे बात कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत से ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो ऑनलाइन के अंदर हम सबसे बात करते हैं। रोज कोई ना कोई अपनी कहानी बता रहा होता है, मैं सुन रहा होता हूँ। सबकी कहानी लगभग बेसिक एक जैसी है कि सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। 17.5 साल की उम्र के अंदर गरीब परिवार से बच्चा हो, दबाव कितना होगा। 4 बहनें हैं, शादी करनी है, माँ बाप है, बूढ़े हो रहे हैं, सर जमीन है, पापा पे कर्जा है, पढ़ाई आगे कैसे करूंगा, UPSC की तैयारी करनी है, कैसे करूंगा।
अब ऐसे में आप खुद सोच कर देखो, ऐसे में वो 17.5 साल का लड़का कितना दबाव लेके बैठा हुआ है। वो 17.5 साल का लड़का तैयारी करता है, और जिसमें सरकार ये प्लान कर रही है कि हर साल 40,000 लड़कों को, हो सकता है ये बढ़ा बढ़ा के 1.5 लाख या 1.5 लाख कर दिया जाए। मतलब मुझे सोचकर बताइए, एक बहुत सिंपल सी बात, 40,000 जॉब जो हैं वो हर साल निकल रही हैं, 1.5 लाख के करीब लड़का, क्योंकि देखिए ये तो आप समझेंगे, सेना का नंबर इतना कम तो कभी करेंगे नहीं, सेना का नंबर इतना ज्यादा कम करेंगे नहीं कि ये सेना 12 लाख की जगह 2 लाख रह जाए। हम ये मानकर चल सकते हैं कि सेना जो है वो 10 लाख रह जाए। यस, हम ये मान सकते हैं कि सेना 10 लाख रह गई, 12 लाख नहीं रही। हम ये मान सकते हैं कि सेना 8 लाख रह गई। लेकिन क्या सेना में हर साल 2 लाख भर्तियां निकलती हैं? नहीं निकलती हैं। प्लान सिंपल सा सोच कर देखिए, सिंपल सा प्लान ये है कि सरकार ने देखा कि 8 लाख लड़का जो है, 8 लाख की सेना अगर है, तो इस 8 लाख की सेना को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो इस सेना को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक 25% वाली और दूसरी जो है वो 75% वाली। हम ये मानकर चलते हैं कि 75% जो सेना है वो हर साल रिटायर हो जाती है। 75% जो लड़का है 4 साल पूरे करने के बाद रिटायर हो जाएगा। इसे मैं इस फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 75% जो बच्चा है अगर रिटायर हो रहा है, तो आप ये देखिए 8 लाख की सेना है, ऑन एन एवरेज जो है सरकार को 2 लाख भर्ती, या कम से कम 75% मतलब 1.5 लाख भर्तियां कम से कम 8 लाख की सेना में निकालनी पड़ेंगी। और 10 लाख की अगर सेना है तो उस 10 लाख की सेना में लगभग लगभग 2 लाख के करीब भर्ती हर साल निकालनी पड़ेगी। आर्मी में भर्ती करने के लिए उस 2 लाख बेस्ट कैंडिडेट्स में से भी बेस्ट जो होगा वो 25% आर्मी में जाएगा, और वो और आगे की तैयारी लेके स्ट्रांग आर्मी बनाएगा। स्ट्रांग आर्मी यानी 2.5 लाख की भी अगर सेना होगी तो वो बेस्ट होगी, जो बैटल हार्डल होगी वो काबू में नहीं आने वाली। उसको बेस्ट इक्विपमेंट से लेकर सब चीजें हैं। बाकी 75% का क्या होगा? आप, इसका मतलब ये है कि हर साल 2 लाख अगर जा रही हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि 1.5 लाख लड़का जो है हर साल निकला, 1.5 लाख लड़का निकला। आप इसे ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि इस 1.5 लाख लड़के के पास जब वे बाहर निकलेगा तो 20 लाख रुपया जेब में होगा। जो लड़का 17.5 की उम्र में भर्ती हो गया ना दोस्तों, वो 22 की उम्र तक जब बाहर निकलेगा ना, तो पहला तो उसे सरकारी विभाग के साथ काम करने का तजर्बा होगा, एक सर्टिफिकेट होगा जो डिग्री के इक्विवेलेंट हो सकता है, होगा। उसके बाद वो किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा तो उसमें उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और उसके साथ सोचकर देखिए, 20 लाख रुपया 21 की उम्र में है, 35 की उम्र में कितना पैसा मिलता है? 35-40 लाख रुपए। ये रियलिटी है। 35-40 लाख रुपए 35 की उम्र में मिलता है, रिटायर होता है। 35 की उम्र में नई जिंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल है। 35 की उम्र में कोई भी नई जिंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि खुद भी हो और बच्चे आपके बड़े हो चुके होते हैं, बच्चे कंधे के बराबर हो चुके, कंधे के ऊपर निकल चुके होते हैं। बहुत सी बड़ी बात होती है कि 35 की उम्र में रिटायर होके आया बंदा, और लड़का जो है वो 15 साल का है, 2-3 साल बाद वो भी तैयारी करने में लगेगा। यहां क्या है, 20-21 की उम्र में आप बाहर निकले, 20 लाख रुपया जेब में है, आप एक काम कीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं अगले 2-3 साल में लड़का। और सोच कर देखिए, यानी हर साल 1.5 लाख बंदा ऐसा है जिसको सरकार जो है वो पैसा देकर भेज रही है कि आप बिजनेस करें, दुकान खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, कुछ भी खरीदें, आपके पास है, आप घर की जितनी जिम्मेदारियां 21 की उम्र में निपटा लें। गांव के लड़के के लिए 20 लाख रुपया बहुत होता है। अभी समस्या ये है कि 35 साल की उम्र तक बच्चा जो है, लड़का जो है, अगर नौकरी कर रहा होता है तो 20 की उम्र के बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती, और 35 की उम्र में शरीर थकने लग जाता है, उसमें वो एनर्जी रहती ही नहीं। तजर्बा रहता है, एनर्जी नहीं रहती। तजर्बा और एनर्जी का एक लेवल अलग ही होता है। यस,
तो सोचिए, एक पंथ दो काज है। हर साल 1.5 लाख लोगों को 20 लाख रुपया दे के सरकार कह रही है अब आपके पास ये पैसा है, बिजनेस करना है बिजनेस करो, सरकारी नौकरी करनी है सरकारी नौकरी करो, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियां निभा लो। और आप अपनी जिम्मेदारियों से जब निभा लेते हैं, माँ बाप की जेब में इतना पैसा रख देते हैं, तो दबाव नहीं रहता। ये सरकार का एक एफर्ट है। उसके बाद आप चाहे सरकारी नौकरी करो चाहे कुछ भी करो, एक स्टूडेंट सोच के तो देखे, बैठ के सोच के देखे। अरे मेरा दोस्त पटना में बैठा हुआ है, 5,000 रुपए के लिए परेशान है, 5,000 रुपए मांगता फिरता है। भाई 2,000 रुपए दे दे, भाई 3,000 रुपए दे दे। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र निकल गई, पैसा नहीं था। कभी पैसे और कभी तैयारी, दोनों के बीच में हमेशा परेशान रहा। ना पैसा मिला ना तैयारी हुई। बस मैं सरकारी अफसर बनूंगा, वो सरकारी अफसर बनूंगा। हाँ, यहां सरकारों की क्या गलती है? सरकारों की यहां पर यह गलती है दोस्तों कि सरकारों ने जितनी दुर्गति इन भर्ती कमीशन की कर रखी है उतना तो हो ही नहीं सकता। इस साल ही अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जनवरी से शोर मचना शुरू हुआ था आरएएस के एग्जाम के लिए, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, कभी एसएससी के लिए, कभी यूपीएससी के, कभी मध्य प्रदेश पीएससी के लिए। हर जगह पर आपको ऐसा ही मिलेगा। हमारी ये जो सरकारें हैं ये लड़कों की तरफ ध्यान नहीं देती, ये सरकार में भर्ती की तरफ ध्यान नहीं देती। और क्योंकि ये सरकारें भर्ती की तरफ ध्यान नहीं देती, इसी वजह से भर्ती की तरफ ध्यान ना दे पाने की वजह से बर्बादी सबसे बड़ी है। लड़कों को सरकार पे भरोसा नहीं है कि क्या सरकार सच में हमें हमारी सुनेगी और ये काम करेगी। ऐसा भर्ती के ऊपर भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर। और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि आप पिछली भर्ती का क्या करेंगे। सरकार, और सबसे बड़ी बात, सरकार ने इस पर डिबेट और डिस्कशन नहीं किया, ये स्कीम लाने जा रही है टाइप में। और इम्पेशंस लड़कों के अंदर है, इम्पेशंस लड़कों के अंदर है। यही एक कारण है कि समस्या समझ में नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। और सरकार ने आनन फानन में शायद ये किया, प्लानिंग चल रही होगी, लेकिन मैं इस चीज के मामले में मोदी सरकार की थोड़ी सी ये बुराई जरूर करूंगा कि ये बहुत से फैसले आनन फानन में इस तरीके से लेते हैं। काम करने का शायद स्टाइल ऐसा है कि लोग बहुत जल्दी उन चीजों की तरफ अडॉप्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, डिस्कशन नहीं होता, समझ नहीं पाते, लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। सीए एनआरसी से लेकर आप किसान बिलों से लेकर सब जगहों के मामले में ऐसा ही है। माहौल नहीं बना पाते उसके फेवर के अंदर, लोगों को समझा नहीं पाते, लाने से पहले डिबेट और डिस्कशन नहीं कर पाते, नहीं करते। और रही बात सबसे बड़ी पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स ये है भाई 2024 का इलेक्शन 2 साल बाद है और मोदी सरकार को इस बार अगर नहीं गिराया तो पूरे हिंदुस्तान का जो विपक्ष होगा वो हताश, निराश और धराशायी होगा। और इनके बराबर की टक्कर का कोई नेता नहीं है, लेकिन कम से कम इन्हें कमजोर किया जा सकता है। ये एक सबसे बड़ा प्लान है, ये सबसे बड़ा रीजन है इस समय पर हर बात में झूठे सच्चे प्रोटेस्ट होने का। अब ये आगे कितना जाता है, क्या है, सरकार इस पे क्या करती है और मामला क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन आगे चलता रहेगा। मैं काफ़ी टाइम से नहीं आ पाया, उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया। मतलब मैं बाहर इस समय पर था और यहाँ इंटरनेट थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम्स है तो नहीं आ पा रहे। तो दोस्तों अभी के लिए मैं इतना ही, अगले टॉपिक के ऊपर अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।